नाटो देश रूस को ले रहे थे हल्के में। पुतिन को आया गुस्सा, कर दिया धमाका। दहल गया पूरा पश्चिम, वॉशिंगटन में सन्नाटा। दोस्तों, लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच घमासान लड़ाई जारी है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध के पहले पुतिन ने घोषणा की थी कि वो हफ्ते भर के अंदर यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर रूस जैसे ताकतवर देश के सामने यूक्रेन इतने वक्त कैसे टिक पाया, उसके पास इतने हथियार कहां से आए। तो दोस्तों, दरअसल ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच ना होकर रूस और नाटो के बीच है, या इसे यूं कहना ज्यादा सही होगा कि ये लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच है। अमेरिका अपने चिर प्रतिद्वंदी रूस को बर्बाद करके अपने सामने की उसकी चुनौती को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, और नाटो का मकसद ही अमेरिका को ज्यादा ताकतवर बनाना है। सवाल उठता है कि आखिर नाटो क्यों और कब बना, इसका ऑफिशियल पर्पज क्या है। तो दोस्तों, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है, और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या अन्य कोई रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उसके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं है, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके साथ ही विशेष बात यह है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वॉर होता है तो नाटो की उसमें शून्य भागीदारी होगी। बड़ा सवाल है कि आखिर नाटो देशों की फंडिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा की जाती है, और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 2020 में नाटो के सभी सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च विश्व के कुल खर्च का 57% था। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि उनका लक्ष्य 2024 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के लक्ष्य रक्षा खर्च तक पहुंचना है। दोस्तों, नाटो के सदस्य देशों की बात करें तो 1949 में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है, और ये नाटो संगठन ही रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस यूक्रेन विवाद की जड़ नाटो क्यों है। तो दोस्तों, रूस को यूक्रेन और पश्चिमी देशों की निकटता अखरती रहती है। रूस की इच्छा थी कि यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों से दूरी बनाकर रखे। यूक्रेन ने जब नाटो की सदस्यता में दिलचस्पी दिखाई तो मामला और बिगड़ गया। उधर रूस ने नाटो को भी आगाह किया था कि वह पूर्वी यूरोप में अपने विस्तारवादी नीति का त्याग कर दे। रूस ने नाटो से यह सख्त ऐतराज जताया था कि वह पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे। अगर नाटो इस शर्त को मानते हैं तो उनको पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होगी। इतना ही नहीं, नाटो पोलैंड और रोमानिया में अपनी मिसाइलें तैनात नहीं कर पाएगा। नाटो देशों पर रूस का आरोप है कि वह यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं, और अमेरिका दोनों देशों के बीच के तनाव को भड़का रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तनाव यहीं से शुरू हुआ और अंजाम युद्ध तक आ पहुंचा। दोस्तों, अमेरिका रूस को युद्ध में फंसाकर कमजोर करना चाहता था, और जानबूझकर उसने ऐसी परिस्थितियां खड़ी की, और अमेरिका ये सोच रहा था कि इस युद्ध के बाद रूस बेहद कमजोर हो जाएगा और वो दुनिया भर में एक छत्र राज कर सकेगा। लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया है। रूस के ऐलान से अमेरिका सन्न रह गया है। पश्चिम में बवंडर मचा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया है, किस ऐलान ने दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा रूस। अमेरिका, चीन किसी के पास नहीं है ये ताकत।
भारत में 5वीं पीढ़ी पर हो रहा है काम। दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त रूस के बारे में रिपोर्ट है कि वो 6th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण की योजना तैयार कर रहा है और उसने बिजली की रफ्तार से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट के निर्माण को लेकर रिसर्च शुरू भी कर दी है। रूस की सरकारी मीडिया टैस के मुताबिक रूस सक्रिय रूप से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे 2050 तक तैनात करने की तैयारी चल रही है। इस डेवलपमेंट का खुलासा स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन सिस्टम के वैज्ञानिक निदेशक और रूसी साइंस एकेडमी के एक प्रतिष्ठित सदस्य एवगेनी फेडोसोव ने किया है। एवगेनी फेडोसोव ने कहा, हम फिलहाल 6ठी पीढ़ी के विमान के कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और सैन्य विशेषज्ञों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हालांकि फेडोसोव ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डिजाइन को लेकर आने वाली मुश्किलों के बारे में भी बताया है कि ये आसान नहीं होगा। सवाल उठता है कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में क्या होगी खासियत। दुनिया के ताकतवर देशों में किस पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं? तो दोस्तों, 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। अगर अमेरिका और दूसरे देशों की बात करें तो कुछ यूरोपीय देशों ने भी साथ मिलकर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करने की कोशिश की है। वहीं फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर अलग कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा चीन भी अपनी 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने की प्रक्रिया में है। इससे पहले चीन 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट के निर्माण के साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुका है। रूस के अलावा अमेरिकी वायुसेना भी 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम के माध्यम से अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा कहा जा सकता है, रूस और अमेरिका के बीच 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के निर्माण को लेकर रेस शुरू हो गई है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि भारत अभी इस मामले में कहां तक पहुंचा है। तो दोस्तों, भारत ने अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए एक हफ्ते पहले ही AMCA प्रोग्राम को मंजूरी दी है। चीन की चुनौती को देखते हुए ये बेहद जरूरी है, भारत जल्द से जल्द इस विमान को तैयार करे। दोस्तों, वहीं अगर हम 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताओं की बात करें तो 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट एडवांस क्षमताओं और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हवाई युद्ध के लिए एक नए युग का फाइटर जेट का निर्माण करना है। ये अगली पीढ़ी के विमान हवा से हवा में लड़ाई और बेहतर प्रदर्शन और अस्वीकृत हवाई क्षेत्रों में घुसने की क्षमता के साथ हवाई क्षमताओं को और अधिक बढ़ाएंगे। दोस्तों, भारत भी अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के लिए कमर कस चुका है। सवाल उठता है कि देश इस दिशा में कहां तक पहुंचा है। तो दोस्तों, भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने AMCA प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाएगा। ये विमान स्टील्थ तकनीक से लैस होंगे और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकेंगे। भारत के इस फैसले को चीन और पाकिस्तान की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन और पाकिस्तान बड़ी तेजी से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से FC-31 J-31 लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर समझौता किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की के कॉन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में भी भागीदार है। दोस्तों, आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि भारत के AMCA प्रोजेक्ट का बजट क्या है। तो दोस्तों, भारत के AMCA परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल दुनिया में केवल कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट हैं। स्कीम के तहत AMCA के 5 प्रोटोटाइप संयुक्त रूप से निजी उद्योगों के सहयोग से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना अपनी जरूरतों को देखते हुए एमका परियोजना पर जोर दे रही है। तो दोस्तों, रूस के ऐलान और भारत के कार्यक्रम पर क्या है आपके विचार, कमेंट जरूर करें।